अगर कभी आप आधी रात को किसी सुनसान कब्रिस्तान के पास से गुजरे हो और आपको लगा हो कि किसी ने धीरे से आपका नाम लिया है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन ना हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो नोएडा के 4 स्टूडेंट्स की है जो कि एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें से 3 तो किसी तरह से जिंदा बच गए, लेकिन चौथा उस रात के बाद कभी वापस नहीं आया। पुलिस को सुबह कब्रिस्तान के बाहर सिर्फ उसकी एक चीज मिली और उसके बाद केस और भी डरावना हो गया। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर अमित ने बताई है, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये बात लगभग 2 साल पहले की है। वीकेंड था, सैटरडे नाइट थी। नोएडा के एक बहुत बड़े नाइट क्लब में राहुल, कबीर, अमित और समीर अपने कॉलेज रीयूनियन को सेलिब्रेट कर रहे थे। चारों इंजीनियरिंग के दोस्त थे। कॉलेज खत्म हुए अभी लगभग सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी बिल्कुल पहले की तरह थी, जैसे आज भी वो कॉलेज में है। राहुल एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो स्वभाव से बहुत शांत था, रिस्पॉन्सिबल और हमेशा सोच समझकर डिसीजन लेने वाला आदमी था वो। अब कबीर बिल्कुल उसका अपोजिट था। पार्टी उसकी जान थी। एडवेंचर के नाम पर वो कुछ भी कर सकता था। अमित कम बोलता था, लेकिन हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता था। और समीर बचपन से ही भूतों और पैरानॉर्मल चीज़ों से डरता था। अगर किसी हॉरर मूवी का ट्रेलर भी देख लेता था ना, तो रात भर उसको नींद नहीं आती थी और लाइट लगा के सोता था वो। यहाँ पर आप लोग इन चारों के नेचर को याद रखना, सो डैट आगे जो कुछ भी इनके साथ उस रात हुआ था वो आपको इजीली समझ में आ जाए। अब रात के अराउंड 2 बजे इनकी पार्टी खत्म हुई। राहुल को छोड़कर तीनों ने इतनी दारू पी ली थी कि इनका सीधा चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ राहुल ने ड्रिंक नहीं की थी, क्योंकि गाड़ी उसी को चलानी थी और वो इन सब में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। अब ये लोग क्लब के बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ जा रहे थे कि तभी कबीर एकदम नशे में हंसते हुए कहता है, ब्रो आज की पार्टी याद रहेगी, अगली बार गोवा चलते हैं। राहुल ये सुनकर कहता है, अबे पहले इस हाल में घर तो पहुंच जा, गोवा बाद में प्लान कर लियो। अमित यहाँ कहता है, भाई मुझे तो बस अब बेड चाहिए और कुछ नहीं। तभी अचानक से समीर कहता है, भाई घर जल्दी चलो यार, मम्मी के 3 बार कॉल आ चुके हैं। और कुछ ही देर बाद आसपास के शहर के एरिया की रोशनी एकदम से खत्म हो जाती है। अब आसपास कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, केवल घना अंधेरा था। सिर्फ इनकी कार की लाइट्स रोड पर दिख रही थी। कार एक सुनसान बाईपास रोड पर दौड़ रही थी, जहां दूर दूर तक ना कोई दुकान थी, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान था। कार में राहुल और समीर आगे बैठे थे एंड कबीर, अमित बैक सीट पर। थोड़े टाइम में राहुल ड्राइव करते हुए रियर व्यू मिरर में देखता है कि कबीर अभी भी बॉटल हाथ में घुमा रहा था। अमित को नींद आ रही थी, सो उसकी आधे आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन समीर वो बार बार कार की खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे उसे किसी बात की बेचैनी हो। तभी राहुल समीर से कहता है, क्या हुआ, इतना बाहर क्या देख रहा है? तभी समीर धीरे से कहता है, पता नहीं यार, बहुत अजीब लग रहा है। फिर राहुल कहता है, क्या अजीब लग रहा है? इस पर समीर राहुल से पूछता है, यार एक बात बता, हम लोग इस रोड से पहले भी कभी आए हैं क्या? फिर राहुल कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, नहीं यार, शायद मैप ने कोई शॉर्टकट दिखाया होगा। अब इसके बाद राहुल ने डैशबोर्ड पर लगे मैप की तरफ देखा और उसके चेहरे की बेफिक्री एक पल में गायब हो गई। मैप स्क्रीन पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। उस पर सिर्फ एक ही लाइन दिख रही थी, सर्चिंग फॉर नेटवर्क। उस वक्त किसी ने भी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो किस रास्ते पर निकल आए हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राहुल ने एक बार फिर जीपीएस रिफ्रेश करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी नो नेटवर्क दिखा रहा था। समीर ने फिर अपना फोन चेक किया, उसमें भी नो सिग्नल था। अब पीछे से अमित हंसते हुए बोलता है, कम ऑन गाइस, जंगल टाइप का एरिया है, नेटवर्क चला गया होगा, इस बात को इतना क्या सीरियस लेना है? लेकिन यहाँ समीर का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और फिर समीर कहता है, राहुल सुनना यार, गाड़ी घुमा ले,
मुझे यहाँ से बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से कबीर जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, थोड़ा अंधेरा क्या देख लिया, फट गई तुम्हारी, भूत याद आ गया। फिर कबीर ने अपने बैग से आधी खाली विस्की की बोतल निकाली, एक सिप ली और राहुल की सीट पर झुक गया और राहुल से बोला, वैसे भाई एक प्रॉब्लम है। तो राहुल पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? फिर कबीर कहता है, ये बोतल ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये सुनते ही राहुल थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कबीर से कहता है, तो? फिर कबीर थोड़ा खुश होते हुए नशेड़ी सी आवाज़ में कहता है, डिग्गी में एक और फुल बोतल रखी हुई है, चल अब गाड़ी रोक। फिर राहुल कहता है, ये गाड़ी बिल्कुल नहीं रुकेगी। उस पर कबीर कहता है, यार 1 ही मिनट लगेगा बस। अब राहुल थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, रात के 3 बजने वाले हैं, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ पे कबीर धीरे धीरे सीरियस होने लगता है। अब कबीर जोर से ऊंची आवाज में बोलता है, राहुल गाड़ी रोक। नहीं रोकूंगा, बोल तो दिया। अब इनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद कार के अंदर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। तभी अचानक कबीर ने चलती गाड़ी का डोर हैंडल पकड़ लिया और फिर बोला, रोक रहा है या मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊं? समीर ने जैसे ही ये देखा वो चिल्लाकर कबीर से कहता है, अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? और फिर अमित बोलता है, भाई हैंडल छोड़। कबीर यहाँ बहुत ज्यादा नशे में था। अब यहाँ कबीर सच में डोर खोलने लगा और तभी राहुल ने यह सब देखकर तुरंत गाड़ी का ब्रेक दबा दिया। गाड़ी लगभग 10-15 फुट तक घसीटने के बाद रुक जाती है। सबका सर झटके से आगे टकरा गया। कार के अंदर सिर्फ सबकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। राहुल गुस्से से कार के बाहर निकलता है और गेट खोल के कबीर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, मरना है क्या तुझे? और अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। कबीर ने उसका हाथ हटा दिया और बोलता है, ड्रामा मत कर, बॉटल निकालनी है बस मुझे। अब जैसे ही राहुल ने आसपास नज़र घुमाई तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। कार की हेडलाइट्स की रोशनी धीरे धीरे कोहरे को काट रही थी। उस कोहरे के पीछे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड खड़ा था। उस पर धूल जमी हुई थी। तो राहुल धीरे धीरे क्यूरियोसिटी से उसके पास गया। हाथ से उस बोर्ड के ऊपर की मिट्टी वो धीरे धीरे साफ करता है और उस पर जो लिखा था उसे पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर लिखा था, पुराना कब्रिस्तान 200 मीटर। उसके नीचे लाल रंग से किसी ने हाथ से लिखा हुआ था, रात के 3 बजने के बाद यहाँ रुकना मना है। ठीक उसी वक्त अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो बोर्ड जोर जोर से हिलने लगा। वो लोग इस टाइम पे एक कब्रिस्तान के सामने आ चुके थे। अब समीर डरते हुए धीरे से राहुल के पास गया और बोलता है, ओए राहुल, चल यहाँ से जल्दी चलते हैं। राहुल ने तुरंत कार की घुमाई। स्टार्ट ही नहीं हुआ। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर से वही आवाज़। कार बिल्कुल डेड थी। ये सब सीन देखकर अमित के माथे से पसीना छूटने लगा। अमित कहता है, अभी तो यार ये कार परफेक्टली चल रही थी, अब अचानक से इसको क्या हो गया? इस सब के बीच कबीर पीछे से हाथ में बोतल लेकर हंस रहा था। वो नशे में इस सिचुएशन को बिल्कुल हल्के में ले रहा था। फिर कबीर बोलता है, देखा दोस्तों, यूनिवर्स भी बोल रहा है कि एक आखिरी पैक ले ही लिया जाए। ये कहकर वो डिग्गी खोलकर नई विस्की की बोतल निकालता है। राहुल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी कब्रिस्तान की तरफ से सूखे पत्तों पर किसी की चलने की आवाज़ आई। अब ये चारों एक साथ बिल्कुल चुप हो गए। आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। कोहरा और घना होता जा रहा था और उस कोहरे के बीच इन्हें कोई सफ़ेद कपड़े पहना हुआ इनकी तरफ आते हुए दिख रहा था। उस वक्त उन चारों को लगा शायद कोई चौकीदार होगा या फिर कोई बूढ़ा आदमी।
लेकिन अगले कुछ ही मिनट में उन्हें समझ आने वाला था कि उन्होंने वहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कोहरा अब धीरे धीरे हट रहा था और उस सफेद साये का चेहरा अब साफ साफ इन लोगों को दिख रहा था। लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी था। बिल्कुल सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और बदन पर पुराना सा सफेद कुर्ता पजामा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल इमोशनलेस थे। अब वो बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ उनके बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले सिर्फ उन चारों को देखता रहता है, जैसे वो उन्हें पहचानता हो। तब राहुल ने हिम्मत करके बात शुरू की। नमस्ते अंकल, हम लोग बस गाड़ी रोक कर खड़े थे, अभी निकल ही रहे थे। उस बूढ़े ने रिप्लाई में हल्की सी स्माइल पास की। उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें वो देखकर बहुत खुश हो गया हो। लेकिन उसकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे। अब वो बूढ़ा बोलता है, पता है बेटा, जो लोग कहते हैं ना कि वो बस 2 मिनट रुकेंगे, अक्सर वही सबसे ज़्यादा देर रुक जाते हैं। ये सुनकर समीर ने राहुल की शर्ट पकड़ ली और समीर धीरे से राहुल से बोलता है, भाई मुझे ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है। कबीर समीर की बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, अबे अंकल फिलोसोफर लग रहे हैं, कोई भूत थोड़ी ना है। फिर उसने विस्की की बोतल उठाई जो उसने अभी डिक्की से निकाली थी और बूढ़े से पूछा, एक पैग लोगे अंकल? राहुल ने तुरंत टोक दिया, कबीर बस कर यार। लेकिन बूढ़े आदमी ने शांत आवाज में कहा, बहुत सालों बाद किसी ने पूछा है बेटा, अगर बुरा ना मानो तो आधा गिलास दे दो। कबीर ने बिना सोचे तुरंत प्लास्टिक का एक गिलास निकाला, उसमें विस्की डाली और बूढ़े को पकड़ा दी। कबीर जब उस बूढ़े आदमी को ग्लास पकड़ा रहा था तब उसने फील किया कि बूढ़े की फिंगर्स बहुत ज़्यादा ठंडी है, जो कि एबनॉर्मल सा था। बूढ़े ने ग्लास हाथ में लिया, उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी कि ग्लास के बाहर हल्की सी धुंध लग गई। समीर ने यह देख लिया, उसका गला डर से सूख गया और तभी बूढ़े ने पूरा बैग एक ही सांस में गटक लिया। लेकिन समीर की नज़र ग्लास पर ही थी। उसने देखा कि ग्लास अब भी उतना ही भरा हुआ था, जैसे उसमें से एक बूंद भी कम नहीं हुई हो। फिर समीर है ना अपनी आंखें मलता है और दोबारा उस ग्लास को देखता है। अब ग्लास आधा खाली दिखाई देता है उसे। उसने सोचा शायद नशे की वजह से उसका वहम होगा। वो बूढ़ा पैक पीता है और मुस्कुराकर बोलता है, अच्छी है, बहुत सालों बाद स्वाद याद आया है। ये लाइन सुनकर अमित को अजीब सा लगता है। अमित फिर पूछता है, अंकल आप यहीं रहते हो क्या? फिर वो बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान की तरफ देखता हुआ बोलता है, हाँ काफ़ी सालों से यहीं रहता हूँ। इस पर कबीर हंस पड़ा और बोला, मतलब कब्रिस्तान के पास रहते हो ना? फिर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं बेटा, कब्रिस्तान के अंदर। तभी एक पल के लिए चारों की बॉडी में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई और वो बिल्कुल चुप हो गए। फिर बूढ़ा खुद ही हंस दिया, मजाक कर रहा हूँ बेटा। कबीर भी हंसने लगा, लेकिन समीर यहाँ शांत था। उसने नोटिस किया जब बूढ़ा हंस रहा था तो उसके होठों के कोने से कुछ काले रंग का लिक्विड चिपचिपा सा बाहर निकल रहा था और तुरंत ही उसके बाद निकल के गायब हो गया। समीर ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ नज़र हटा ली। तभी कुछ सेकंड्स के बाद कब्रिस्तान के अंदर से एक और आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे के गेट को धीरे से हिला रहा हो। सबने सडनली एक साथ मुड़कर देखा। गेट बंद था लेकिन हिल रहा था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि वहाँ पे है ना कोई भी हवा बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, फिर भी गेट हिल रहा था। राहुल ने धीरे से पूछा, अंकल अंदर कोई और भी है क्या? बूढ़े ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया और फिर बोलता है, हाँ बहुत लोग हैं। कबीर इस पर फिर हंस दिया और बोलता है, वो अभी सो रहे होंगे ना अंकल? लेकिन इस बार बूढ़ा उसकी बात पर बिल्कुल नहीं हंसा और उसने सीधा कबीर की आंखों में देखा और धीरे से बोला, जो अंदर हैं वो सोते नहीं, बस इंतज़ार करते हैं। ये सुनकर वहाँ का एटमॉस्फेयर और हवा अचानक से और ठंडी हो गई। राहुल है ना तभी अपनी घड़ी में देखता है तो 2:59 हो रहे थे। 3 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। तभी उसे याद आया कि कब्रिस्तान के बोर्ड पर एक वार्निंग लिखी थी
जिसमें लिखा था कि 3 बजने के बाद यहाँ मत रुकना। उसने तुरंत सबसे कहा, गाइस चलो। ड्रिंक पीने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में चला गया हो। और फिर इन लोगों से वो कहता है, शराब अच्छी थी, पर इस जगह पर बैठकर पीने की तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्या तुम लोगों ने इस कब्रिस्तान की कहानी सुनी है? तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हुआ था? समीर डरते हुए कहता है, नहीं अंकल, क्या हुआ था यहाँ पे? अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी आंखें बंद करते हुए कहानी सुनाने के अंदाज में है ना, बोलता है, बात आज से ठीक 20 साल पुरानी है। तुम जैसे ही 4 दोस्त थे, कॉलेज के लड़के। एक रात वो भी एक पार्टी से लौट रहे थे। चारों ने बहुत शराब पी रखी थी। इसी रास्ते से गुजर रहे थे वो, तभी अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर उन्हें इस कब्रिस्तान के पास एक बूढ़ा आदमी मिला, बिल्कुल मेरी तरह। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें वार्निंग दी थी कि बेटा, रात के 3 बजे के बाद इस कब्रिस्तान के आसपास मत रुकना, क्योंकि यहाँ एक ऐसी भटकती हुई आत्मा है जिसे शराब पीने वालों से बहुत नफरत है। वो उनका खून पी जाती है। अब ये सुनते ही है ना, ये चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इनके नशे धीरे धीरे उतरने लगते हैं। उस बूढ़े की आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि ये लोग है ना काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होके वो पूरी स्टोरी सुन रहे थे। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बोलता है, लेकिन उन चारों लड़कों ने उस बूढ़े की वार्निंग वाली बात नहीं मानी। उन्होंने इस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, मुर्दा हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। और फिर ठीक 3 बजे उस कब्रिस्तान के अंदर से एक चीख सुनाई दी। अब वो बूढ़ा आदमी आगे बताता है कि उस आत्मा ने एक एक करके उन चारों लड़कों को वही मौत के घाट उतार दिया। किसी का गला काट दिया, किसी की आंखें निकाल ली, और जाते जाते उस बूढ़े आदमी को भी मार दिया जिसने उन लड़कों को बचाने की कोशिश की थी। अब अमित है ना यहाँ कांपते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ अंकल? उस बूढ़े आदमी की बॉडी मिली, कैसे मारा उसे? तब ये बूढ़ा धीरे से मुस्कुराता है। अब अमित की तरफ वो घूर के देखता है और फिर बोलता है, बॉडी तो मिली बेटा, पर उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। वो हर साल इसी रात को बाहर आती है उन लड़कों को ढूंढने जो रात को यहाँ शराब पीते हैं। तभी राहुल की डिजिटल क्लॉक ब्लिंक करती है। अब उस पर है ना 3 बज रहे थे। अब ये चारों एकदम चुप हो जाते हैं। सन्नाटा इतना गहरा था कि इन दोस्तों को एक दूसरे की सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और तभी बूढ़े आदमी के हाथ में जो ग्लास था वो अचानक से हल्की सी आवाज़ के साथ कांच के टुकड़ों में बिखर जाता है। राहुल का टाइम देखते ही डर से गला सूख जाता है और वो बाकी सबसे कहता है, गाइस 3 बज गए हैं। अंकल, आपकी कहानी बहुत डरावनी थी, अब हम चलते हैं, घर पर सब वेट कर रहे हैं हमारा। राहुल ने जैसे जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके जिस्म का खून पूरी तरह से जम गया। कार की हेडलाइट सीधे उस बूढ़े आदमी पर पड़ रही थी, लेकिन ज़मीन पर उसकी कोई भी परछाई नहीं बन रही थी। इतना ही नहीं, उसके पैर ज़मीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। अब समीर यहाँ रोते हुए पीछे हटता है और बोलता है, राहुल, कबीर, पीछे हटो, इसकी शैडो नहीं है यार, ये कोई इंसान नहीं है। चारों दोस्त दहशत में आ गए। अब उन्होंने जैसे ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखा, उनके हलक से चीख निकल गई। बूढ़े आदमी का नरम चेहरा अब तेजी से बदल रहा था। उसका चेहरा सड़ी हुई खाल में बदल जाता है जहाँ से कीड़े निकल रहे थे। उसके सफ़ेद कुर्ते पर अचानक से पुराने सूखे हुए खून के धब्बे दिखने लगते हैं। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थी, जिसमें कोई पुतली भी नहीं थी। अब उस बूढ़े ने बहुत भारी और घुर्राती हुई आवाज़ में बोला, मैंने कहा था ना बेटा, वो बूढ़ा आदमी हर साल इसी रात को बाहर आता है ताकि अपनी प्यास बुझा सके। आज मेरी प्यास तुम चारों बुझाओगे। अब ये सुनते ही है ना, कबीर तुरंत डरकर बोतल फेंकता है और ज़ोर से चिल्लाता है, भागो।
अब चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए इमीडिएटली कार की तरफ भागते हैं, लेकिन कबीर जो सबसे ज़्यादा नशे में था उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, राहुल, अमित, मुझे बचाओ, मेरा पैर फंस गया है। अब जैसे ही राहुल और अमित पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि वो सफ़ेद कुर्ते वाली जो एंटिटी है हवा में तैरते हुए पलक झपकते ही कबीर के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है और उसके हाथ के नाखून अचानक से आरी की तरह लंबे और नुकीले हो जाते हैं। राहुल कबीर को बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था, लेकिन तभी जो हुआ उसने बाकी तीनों दोस्तों को हमेशा के लिए डर के साए में डाल दिया। उस एंटिटी ने अपने लंबे काले नाखून कबीर के दोनों कंधों में घुसा दिए। इसके बाद कबीर खून की उल्टी करते हुए तड़प रहा था और चिल्लाता रहा, राहुल, मुझे बचाओ, अमित, मुझे बचाओ। उस बूढ़े आदमी ने कबीर को ज़मीन से हवा में उठा लिया। कबीर का जिस्म तड़प रहा था। फिर उस बूढ़े ने अपना मुंह खोला और कबीर के गले पर काट लिया। कबीर की चीख अचानक से खामोश हो गई। उसके जिस्म से पूरा खून निकलकर उस बूढ़े आदमी के सफ़ेद कुर्ते पर बहने लगा, जिससे उस बूढ़े आदमी का कुर्ता पूरा लाल हो गया। अब ये डरावना मंजर देखकर सबकी रूह कांप जाती है और अमित पागलपन की हद तक चिल्लाते हुए बोलता है, कबीर, यार वो उसको मार रहा है, वो उसको खा गया। यहाँ समीर राहुल का हाथ खींचते हुए चिल्लाता है, राहुल, चल यहाँ से, वो मर चुका है, अब हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो अब हमें भी मार देगा, चल यहाँ से। राहुल रोते हुए और कांपते हुए कार के अंदर कूदता है। अमित और समीर बैक सीट पर बैठते हैं और जोर से डोर को लॉक कर लेते हैं। बाहर वो बूढ़ा आदमी कबीर की बेजान बॉडी को ज़मीन पर फेंक देता है। कबीर की आंखें अभी भी खुली थी पर उसमें अब कोई जान नहीं थी। भूत अब इनको देखकर कार की तरफ अपना रुख करता है। राहुल जैसे ही चाबी जेब से निकालता है उसका हाथ है ना डर से कांप रहा था। चाबी स्विच में घूम ही नहीं रही थी और उधर वो भयानक आत्मा अचानक से कार के बोनट पर आकर गिरती है। उसने अपना खून से सना हुआ चेहरा विंड स्क्रीन पर दे मारा। कांच पर है ना हल्की सी दरार आ जाती है। समीर पीछे सर पकड़ कर रोते हुए चिल्लाता है, राहुल, स्टार्ट कर यार, वो कांच तोड़ देगा। उस भयानक आत्मा ने फिर अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से विंड स्क्रीन पर दे मारा। कांच टूटने ही वाला था कि राहुल ने आखिरी बार पूरी जोर से एक्सीलेटर दबाकर चाबी घुमाई। इंजन ने जोर से आवाज की और कार स्टार्ट हो गई। राहुल ने इसके बाद तुरंत गाड़ी को रिवर्स किया, जिससे वो बूढ़ा आदमी बोनट से झटके से नीचे गिर गया। राहुल ने बिना देर करते हुए हाईवे पर 120 की स्पीड से कार दौड़ा दी। पीछे विंडो से अमित अब देखता है कि कब्रिस्तान के गेट पर कबीर की लाश पड़ी थी और वो बूढ़ा आदमी उस लाश के पास खड़ा था। इन तीनों की तरफ देखकर वो हाथ हिला रहा था और बहुत भयानक तरीके से हंस रहा था। अब नेक्स्ट डे पुलिस को कबीर की लाश मिलती है। उसके जिस्म में एक बूंद भी खून नहीं बचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि किसी जानवर ने उसका गला काटा है, लेकिन राहुल, अमित और समीर जानते थे कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। वो तीनों उस डर से कभी बाहर नहीं आ पाए। अगर आपके साथ या आपके जानने वाले किसी के साथ ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप हमें नीचे दिए हुए मेल आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हो सो डैट हम आपकी कहानी हमारे चैनल के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचा सके। थैंक यू। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।